नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में बात कर रहे हैं गुजरते हुए साल की और आने वाले नए साल की। गुजरा हुआ साल 2024 हरियाणा की सियासत में कैसा रहा और बदलती हुई राजनीति को हम आने वाले साल 2025 में कैसे देखेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन 2024 कैसा रहा अलग अलग पार्टियों के लिए? मनोहर गए और नायब आए। जी हाँ, बड़ी बात जो इस साल में रही कि मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो गए और अब नायब सरकार है। 4.5 साल की जो दोस्ती थी भाजपा और जजपा की वो भी टूट गई। कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी हावी है। वहीं किरण चौधरी गई और शैलजा रूठी रही और अभी भी रूठी हुई ही लग रही हैं। चुनाव में कई दिग्गज हारे क्योंकि इस साल चुनाव भी हुआ। भाजपा ने हैट्रिक मारी जिसमें बड़े नाम अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय, बृजेंद्र सिंह और भव्य बिश्नोई, कई बड़े नाम जो चुनाव हार गए और कई ऐसे घराने जिनकी राजनीतिक विरासत को धक्का लगा। वहीं पूर्व सीएम के वंशज भी आगे बढ़े हैं। राव बीरेंद्र सिंह के वंशज आरती राव इस बार चुनावी मैदान में उतरी, विधायक बनी और कैबिनेट मंत्री भी हैं। एक अरसे से राव इंद्रजीत उनको चुनाव में उतारना चाहते थे। वहीं चौधरी बंसीलाल के वंशज की हम बात करें, श्रुति चौधरी भाजपा में आई और उसके बाद मंत्री बनी। चलिए, इसी बीच कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। कुलदीप शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी नया साल मुबारक हो, क्योंकि आखिरी शाम तकरीबन कल से नए साल का इंतजार, आगाज, और ये जाता हुआ साल, गुजरा हुआ साल अगर हम कहें, ये कांग्रेस के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है कुलदीप शर्मा जी। और अभी भी हम देखें तो गुटबाजी हावी है। क्या देखते हैं 2024 को किस नजर से, और आने वाले साल में कांग्रेस में कितना बदलाव की उम्मीद हम कर पाएंगे? कुलदीप जी देखिए, निश्चित रूप से अगर पिछले साल पर नजर डाली जाए तो जहां पार्लियामेंट्री चुनाव में कांग्रेस की 0 से 5 सीट आई, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी और एक ब्राइट फ्यूचर कांग्रेस का दिख रहा था, वहां 3 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सेल्फ गोल करके हार गई। ये हमारे लिए एक अत्यंत चिंतनीय विषय रहा। आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है। देखिए, संगठन है, बड़ा परिवार है, इसमें आपसी गुटबाजियां, या जिसका नाम आप गुटबाजी कहते हैं, मैं उसको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और अहम का प्रश्न मानता हूं। कुछ लोग अपने आप के आपे से बाहर निकलकर पार्टी की सेवा करने की बजाय अपनी प्रतिष्ठा और उसमें लगे रहते हैं। उसको गुटबाजी नाम ले दीजिए, कोई नाम दे दीजिए, सभी स्वीकार करते हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अब सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री चुनाव में ऑलमोस्ट हारी है, 10 से 5 सीट हुई, लेकिन वो उन्होंने उसी दिन से विधानसभा की चुनाव की तैयारियां की जी, और एक बेटर स्ट्रेटेजी और बेटर संगठन के साथ वो मैदान में उतरी और आज सरकार उन्होंने बनाई है। बेशक बराबर की वोट पड़ी है हमें, 39% थोड़ा आधा % का फर्क है, लेकिन सीटों का फर्क ज्यादा। तो कहीं कांग्रेस को अब सोचना चाहिए कि आपकी 10 साल से यहां पर सरकार नहीं और अगले 5 साल भी नहीं है। अगर आप ये नेताओं के इसी तरह अहम का प्रश्न उनके साथ सामने रहेगा तो मैं समझता हूं
तो सुधरने की गुंजाइश भी नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात आपने उठाई, फिर कैंप की बात आपने उठाई, वो गुटबाजी और कैंप वही बात हो गई। तो कुलदीप जी, बड़ी अहम बात हो जाती है, 2024 में सत्ता के नजदीक आते आते कांग्रेस दूर हो गई, 2025 में अब संगठन में या कांग्रेस की सिचुएशन में, नेतृत्व में, लीडरशिप में ओवरहॉलिंग बदलाव नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस? कितना बदलाव की उम्मीद आप रख रहे हैं? नए साल के मुहाने पर खड़े हैं हम। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं और एक एक नगर निगम एक विधानसभा से बड़ा है और एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उसमें कांग्रेस की इन्वॉल्व है। अगर पार्टी के नेता सीरियस हैं, सिंसियर हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो अपने व्यक्तिगत अहम और प्रतिष्ठा को भूलकर सबको मिल बैठकर इस चुनाव को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो 4.5-5 साल दूर हैं, उसकी बात तो तब देखी जाएगी। अब ये नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं और नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं, नगर परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी तक 3 महीने के इस सफर में हमारा नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया है। क्या बात है, कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। तो मैं समझता हूं कि सब नेताओं को आपस में मिलजुल कर बैठकर बात करनी चाहिए। हमारे पास आज भी संगठन नहीं है, बीजेपी के पास आज पन्ना लेवल तक का संगठन है। आज भी हमारे पास जमीनी कार्यकर्ता को निर्देश देने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, चुनाव को एक तरीके से चलाने के लिए कोई भी संगठन नहीं है। उसकी अनुपस्थिति में भी हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। शायद जनवरी में चुनाव हो रहे हैं, अभी तक कांग्रेस इस बारे में जागी नहीं है। मेरा ये मानना है कि पिछली हार को भूलकर अगर कांग्रेस के सभी नेता एक बैठकर 52 पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं और 9 नगर निगम हैं, उनके बैठ के बीच में एक स्ट्रेटेजी बनाएं तो मैं समझता हूं कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय चुनाव में कड़ी टक्कर कांग्रेस दे। बात तो आप बहुत वाजिब उठा रहे हैं शर्मा जी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, एक अरसे से हम ये सुनते आए हैं लेकिन हुआ नहीं है। बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए, बदलाव होने चाहिए, सब कह रहे हैं। शुरुआत कब होगी वो नहीं दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र भाटिया वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार उन्हें भी चर्चा में शामिल करूंगी। भाटिया जी, 2024 में काफी उठापटक देखी हमने सियासत में, हरियाणा में। अब आप आगे की सियासत को किस नजर से देख रहे हैं? मैं कुलदीप शर्मा जी बड़े सीनियर नेता हैं और जो बात वो कह रहे हैं इतनी साफ गोई से कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहता। कांग्रेस पार्टी को बैठाना किसने है, जिम्मेवारी किसकी है? जिसके पास संगठन है, बैठाने की जिम्मेवारी जिसके पास संगठन है। अगर जिसके पास संगठन है और वो भी नहीं बैठाते तो हाई कमान की जिम्मेवारी है। हाँ, लेकिन पहले इंतजार था कि महाराष्ट्र चुनाव हो जाए, वो भी खत्म हो गए। अब किस बात का इंतजार है, समझ से परे है। जी भाटिया जी। नहीं, मैं नवजोत जी वही बात कह रहा हूँ, पार्टी अगर नहीं संभली, हालांकि 39% वोट कांग्रेस को मिले, 5 सीटें मिली उनको लोकसभा में। और जो कुलदीप जी कह रहे थे पन्ना प्रमुख नहीं, मैं एक नई बात आपको बता दूं। अब कल मोदी जी की मन की बात हुई जी। अब भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करती है या उनको एडजस्ट करती है। मन की बात के लिए पार्लियामेंट स्तर पे एक संयोजक बना दिया गया जी और एक प्रदेश स्तर पे टोली बना दी गई। यह कोई उनको वेतन नहीं देना होता, एक कार्यकर्ताओं को सम्मान की बात है। और मैंने देखा कुछ समाचार पत्रों में जिनको संयोजक बनाया गया उन्होंने अपनी खबरें छपवाई कि हम मन की बात के, प्रधानमंत्री की मन की बात के संयोजक बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी जिला
11 वर्षों से। अभी 12वां वर्ष हो जाएगा। 2013 के बाद इनके जिला अध्यक्ष नहीं बने, जिला संयोजक बनाए जाते हैं, एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट को फिर रोक लिया जाता है। अब पहले दीपक बवरिया, उदय भान जी और हुड्डा साहब, ऐसा लग रहा था एकजुट होके काम कर रहे हैं। अब उन दोनों में भी फर्क आ रहा है। उदय भान जी कुछ कह रहे हैं, दीपक बवरिया जी कुछ कह रहे हैं। बात तो ये अकाउंटेबिलिटी की है ना। इसी में एक चीज और ऐड कर दूं सुरेंद्र भाटिया जी कि भाजपा की जो आज संगठन की बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि भाजपा के कार्यालय में पंचकुला और चंडीगढ़ 3 दिन जो मंत्री हैं सरकार के वो वहां बैठेंगे और वहां पर वो समस्याएं सुनेंगे। यानी कि कार्यकर्ताओं को और ज्यादा नजदीक लाने की एक कोशिश है ये कि कार्यकर्ताओं के कामों की सीधी सुनवाई हो, कहीं कोई गैप ना रहे। नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिस ढंग से वो काम करते हैं, कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस कुछ ना करते हुए 39% वोट ले जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के कारण जीत जाती है। उचाना जैसी सीट पे जहां 1.25 लाख जाटों के वोट है, वहां एक ब्राह्मण को जिता लेती है, सिर्फ अपनी रणनीति के कारण। पांच लोग वहां खड़े होते हैं, उनको किसी को फंडिंग करती है, और हुड्डा साहब जो अपने कांग्रेस के नेता हैं उनको बिठाते नहीं है, उनसे बात नहीं करते हैं। तो इस ढंग से कांग्रेस पार्टी हारी। कांग्रेस पार्टी को अभी भी समझ नहीं आ रही। जैसा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन बात वही है, ये बातें 2024 में कुलदीप जी बहुत हो चुकी हैं। एंड वही मैंने ये कहा कि ये साल तो खत्म हो रहा है खट्टी मीठी यादों के साथ, कुछ सबक भी दे गया। लेकिन क्या कांग्रेस ये सबक जो 2024 में उसे मिले हैं वो लेकर आगे की कोई रणनीति तय कर पाएगी 2025 के लिए? और फिर जिसका जिक्र आपने किया कि बड़े चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, कुलदीप जी। अभी तक पार्टी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है और मैं समझता हूं कि नए साल के आगाज के साथ मैं पार्टी को शीर्षस्थ नेतृत्व को एक पत्र लिखूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे, है कांग्रेस वालों, तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। अगर अब भी नहीं समझे हो तो कभी समझ भी नहीं पाओगे और कोई तुम्हारा नाम लेवा नहीं रहेगा। इसलिए गंभीरता से आपस में बैठकर बात करो, और इसमें हाईकमान की भी जिम्मेदारी है। हाईकमान ये इंश्योर कर सकता है कि पार्टी के सभी नेता इकट्ठे बैठें और दिल से बात करें। पार्टी को जिताने की बात अभी भाटिया जी ने कहा कि आपने कहा गुटबाजी हावी थी, आपने कहा कि नेताओं के दिल नहीं मिल रहे थे, साथ मिलकर नहीं चल रहे थे, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। फिर भी हरियाणा में बदलाव की बहार चल रही थी, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से 39% वोट कांग्रेस को मिला है। ना कोई संगठन था ना कुछ था। और बीजेपी के पास मैं मानता हूं पढ़ना प्रमुख था, घर का भी प्रमुख था, और कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी हरियाणा की जनता ने 39% वोट दिए। वो बदलाव चाहती थी। अगर बदलाव को किसी ने रोका है, अगर बदलाव लाने में फेल कोई हुआ तो खुद कांग्रेस हुई। भारतीय जनता पार्टी अपनी बेटर, भाटिया जी ने ठीक कहा है, आई विल एडमिट, अपनी बेटर स्ट्रेटेजी से, बेहतर रणनीति से उतने ही परसेंटेज पर 48 सीट लेकर सरकार बना दी और उतने ही परसेंटेज पर हम 37 सीट पर अटक गए। ये सब बातें गहराई से सोचने की हैं। नया साल आ रहा है, अभी 5 साल तक तो आपकी विधानसभा नहीं आ रही, 3 महीने ही हुए, 4.5 साल बाद लोकसभा आएगी। अपनी तैयारियों में लगो, सब मिल बैठकर बात करो। कोई हार गया, कोई जीत गया, लेकिन मैं मानता हूं कि हारती है तो सारी पार्टी हारती है, सारी लीडरशिप हारती है। बात वो सही है, लेकिन नहीं ये जो बातें हो रही हैं कि बैठो बात करो, इसकी पहल कौन करेगा? क्या हाईकमान की तरफ से अभी कोई बुलावा चाहिए? हाँ, यहाँ तो क्या नाम आपने जैसे अभी पॉइंट आउट किया था, हाँ, कि एक लिस्ट जारी होती है, अगले दिन उस लिस्ट को अनल कर दिया जाता है। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, पार्टी के प्रभारी कुछ
कर रहे हैं। अरे भाई, इसका क्या संदेश देना चाहते हो? पार्टी को अगर अब भी होश नहीं है तो भविष्य की क्या रणनीति बनाएगी? तो भाटिया जी, नया आपको साल आ लग रहा रहा है? जी 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 शर्मा जी, कहिए। नया साल आ रहा है, गंभीरता से पार्टी के सेंट्रल नेतृत्व, हाईकमांड की जिम्मेदारी है आज के दिन। इन लोगों को बुलाओ। कोई अपनी इंडिविजुअल ताकत नहीं रखता है, सबको ताकत कांग्रेस से मिलती है। कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर बैठाओ और बात करो, तब बात आगे बनेगी। लेकिन क्या आप जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अब अपनी बात आगे रखी है कि सबको बुलाइए, एक टेबल पर बात कीजिए, अगली कोई रणनीति तय हो? या मैंने आपको कहा है कि मैं नव वर्ष में पत्र लिखूंगा। हाँ, कि चलो पिछली बातों को भूलो, अब आगे बढ़ने की रणनीति बनाओ। जो कांग्रेस के साथ अब भी सहयोग नहीं कर रहे हैं या सहयोग नहीं करना चाहते हैं या अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, देखिए कुछ लोग अखबारों में रोज बयान छाप कर ही नेता बन रहे हैं। अरे लोगों में जाइए ना, अब किसानों में जाइए। किसानों में रोष है, बेरोजगारों में रोष है, आप उनके पास जा तो नहीं रहे। ठीक है भाटिया जी, कुलदीप शर्मा जी पत्र लिखने की बात जरूर कह रहे हैं, और भी कई नेता इस तरह की बात कर चुके हैं कि बैठ के बात करनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि हाई कमांड की कोई बहुत मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज डाउन द लाइन नहीं जा रहा है? ऐसा नवजोत जी, कुलदीप जी जैसे जो नेता, वरिष्ठ नेता है, वो पत्र लिख सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं। करना किसको है? मैं जो जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल जी आगे आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे आए, कोई आए, राहुल गांधी जी निर्देश दें। अब हम लोकसभा में देखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा वहीं होता है, राहुल गांधी जी वहीं होते हैं, प्रियंका जी वहीं होती हैं, शैलजा जी वहीं होती हैं। लोकसभा रोज बंद होती है, एक कोने में 10 मिनट खड़े होकर बात कर ले। भाई आप क्या कर रहे हो? हरियाणा में 31% नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, जो विधायक से बड़े चुनाव हैं, नगर निगम 8 के चुनाव है। और ये पहल किसको करनी होगी? पहल हाईकमान को करनी होगी। ये हारी हुई बाजी बीजेपी जीती है और कांग्रेस जीती हुई बाजी हारी है, केवल हारी है अपनी गुटबाजी की वजह से। जब शैलजा जी 4-5 दिन तक घर बैठे थे, वो नाराज हुई थी उनकी टिकटों की वजह से। 12 को जब टिकटें फाइनल हुई थी, वो 23 तारीख को पहली बार वो गुरुग्राम में एक टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू आया था। उस दौरान हुड्डा साहब की जिम्मेवारी थी, हाईकमान की जिम्मेवारी थी। अगर वो नाराज हैं तो उनके पास जाते। अनिल विज जी नाराज है, नाराज थे क्या मनोज? लेकिन बात फिर वही है सुरेंद्र भाटिया जी, बात वही है। ये बातें 2024 की हो गई। 2025 नया साल, नई बात, नई उमंग, नई रणनीति और नई राजनीति को हम किस तरह से देखेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। हरियाणा की जनता भी ये जानना चाहती है। हरियाणा की जनता चाहती है, देखो 39% वोट बीजेपी के और 61% वोट या 60% वोट उनके खिलाफ भी पड़े। ये नहीं है हरियाणा की जनता कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहती। कांग्रेस का आधार है। एक सिंपल सी बात मेरे जैसे पत्रकार को समझ आती है, आपके पास अगर जिला प्रधान एक नहीं बना सकते, आप कोई फार्मूला बना लो, आप कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी 2-2 बना दो, एक सुरजेवाला जी का बना दो। भाटिया जी, वो बात मैं आपकी समझ रही हूँ, लेकिन ये होगा कब? बातें तो अलग अलग नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन ये होगा कब? हाईकमान अपनी नींद से जागेगा कब? इस सब पर चर्चा करेंगे कुलदीप शर्मा जी से और जानेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या है, किस तरह से वो सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने की, या लेटर लिखकर जो हाईकमान को वो बात कर रहे हैं कि मैं नए साल में चिट्ठी लिखूंगा हाईकमान को कि सबको एक साथ बिठाएं और बदलाव की ओर बात करें। इस दंगल में बात कर रहे हैं 2024 गुजरते हुए साल में राजनीतिक गतिविधियां हरियाणा में किस तरह से रहीं, मौजूदा हालात में हर पार्टी कहां खड़ी है और 2025 में हम राजनीति को कितना बदलते हुए देख रहे हैं। कुलदीप शर्मा जी,
कांग्रेस के अलावा, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे जजपा जो कि गठबंधन में रही भाजपा के साथ, इनेलो के 2 विधायक आए, कई जो बड़े दिग्गज हैं वो हार गए चुनाव, आप इन सब की राजनीति को किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, जहां तक विधानसभा की प्रेजेंस को ही देख लीजिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ने इस बात को प्रतिबिंबित किया कि कांग्रेस के अलावा किसी क्षेत्रीय दल का यहां पर अस्तित्व हरियाणा में नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या जजपा है या बसपा है या इंडियन नेशनल लोकदल है, उनका अस्तित्व नहीं है। वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस को ही विकल्प और विपक्ष के रूप में हरियाणा की जनता देखती है। इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप को जी, चाहे वो सेंट्रल है चाहे स्टेट है, जिसमें हम सभी शामिल हैं, बड़ी गंभीरता से आने वाले समय के लिए तैयारी करनी चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी की ओर बढ़े। हमने अच्छा प्रदर्शन किया होता अगर हम नेगेटिविटी छोड़ देते, हमने अच्छा प्रदर्शन किया होता, हमारी सरकार बनी होती अगर जिस बात को आप गुटबाजी कह रहे हो वो खुलकर जनता के सामने नहीं आती, अगर लीडरशिप और सीरियसली और जिम्मेदारी के साथ बिहेव करती तो हम हरियाणा में आज सरकार में बैठे होते, ना कि भाजपा। अब ज्यादा इस बात पर क्या रोना धोना है, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो कल। आप बात 2025 की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल भी वही है। और मकर संक्रांति आ रही है, लोहड़ी आ रही है। मकर संक्रांति में हरियाणा की संस्कृति में तो रूठों को मनाया जाता है। अरे आपस में बैठो, हरियाणा की जनता पहले भी आपकी ओर देख रही थी, आपने धक्के से बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब तो कुछ आओ सब मिलकर, द एंटायर लीडरशिप, मैं सबको बुलाकर, अगर सब तैयार हैं अपने अहम को छोड़ने के लिए, आई कैन कॉल ए कॉन्क्लेव। आप कोशिश कर रहे हैं तो आप ही कोशिश कीजिए। आप कोशिश कर रहे हैं शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आई कैन डू इट। मैं जो पत्र हाईकमांड को लिखूंगा, उस पत्र की एक एक कॉपी सभी नेताओं को भी लिखूंगा कि आओ छोड़ो सब कुछ, बैठो, मैं मेरे पास बैठ जाओ। अगर आपको आपस में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हम बैठ जाते हैं, तो कॉमन प्लेस पर बैठ जाते हैं, वरना हाईकमांड सबको बुला सकता है और जिम्मेदारी दे सकता है। तो आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक मजबूत हाईकमांड है और हाईकमांड अपनी जिम्मेदारी से ना भागे, अपनी जिम्मेदारी को निभाए और नेताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपे जी। आज ये जिम्मेदारी हाईकमांड की भी है और हम 2025 में जो जनता की समस्याएं हैं वो अभी हल नहीं हुई। जो लोगों की बेरुखी थी बीजेपी की तरफ से, वो गई नहीं, उसको उजागर किया जा सकता है। ठीक है भाटिया जी, कितना सही रहेगा? कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं सबको बिठाने के लिए तैयार हूं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, एक पहल इनकी तरफ से अगर हो रही है, लेकिन बात वही है, हाईकमांड की तरफ से जब तक कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा, बदलाव हम कैसे 2025 में देखेंगे? मेरा सवाल वही है। और नेता प्रतिपक्ष का नाम, क्या 2025 जनवरी में आपको लगता है भाटिया जी कि नेता प्रतिपक्ष का नाम जनवरी में आ जाएगा नए साल में? देखो नवजोत जी, कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का नाम भी फाइनल करना चाहिए और नगर निगम के चुनाव से पहले करना चाहिए। अगर इन्होंने, कुलदीप जी जो कह रहे हैं, शर्मा जी जो कह रहे हैं, वो अपनी ओर से अच्छी ऑफर दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कुछ और लोगों को साथ लेकर कुछ एक ग्रुप, जो कांग्रेस का जो कॉमन ग्रुप है,
उसको आगे बढ़ना चाहिए और इन नेताओं को एक साथ बैठा के उनको समझाना चाहिए। अगर वो नहीं समझे तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी है, वो हरियाणा को गुजरात बना देगी। आप ये जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी चल रही है, जनता चाहते हुए भी, और इनको आम आदमी पार्टी से भी, कम्युनिस्ट पार्टी से भी और क्षेत्रीय, इनको आम आदमी पार्टी ने हराया है। अगर वो चाहे उनके 2% भी वोट गए होंगे, 5-6 सीटें उन्होंने हराई हैं। इनको सबको साथ लेके चलना होगा। जिस ढंग से बीजेपी आज से 20 साल पहले कांग्रेस को हराने के लिए चलती थी, भारतीय जनता पार्टी जो धन बल में और चीजों में बहुत मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस को अपनी नीतियों के साथ, अपनी रणनीति के साथ, एकजुटता के साथ सभी विपक्ष को एकजुट लाके आगे आना होगा। अपने मतभेदों को छोड़ना होगा। नए साल में हो सकता है कांग्रेस को समझ आ जाए। जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरान है कि हमारी सरकार कैसे बन गई। बात केवल चलिए, वो कांग्रेस तो हैरान नहीं है। भाटिया जी, सरकार बन चुकी है, कांग्रेस विपक्ष में है और वो फैसला जनता अपना सुना चुकी है। साल 2024 भी जा रहा है और 2025 नया साल आ रहा है। बात सिर्फ वही है, नए साल में नया बदलाव कितना होगा और कितना हम देखेंगे। कुलदीप जी, क्या हम ये उम्मीद करें? छोटी सी बात जोड़ दूं जी नवजोत, छोटी सी बात जोड़। जी जी मैं कुलदीप जी क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं और हुड्डा साहब के दोस्त भी हैं, इनको खास तौर पे हुड्डा साहब को ये समझाने की बात है कि उन्हें सभी को साथ लेना होगा। पंजाबी को साथ लेना होगा, ब्राह्मण को साथ लेना होगा, वैश्य को साथ लेना होगा, एसटी को साथ लेना होगा। केवल एक जाति से, एक क्षेत्र से पार्टियां आगे नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझते हुए सबको साथ लेके और नई शुरुआत करनी चाहिए, चाहे नई लीडरशिप लेके आए, चाहे पुरानी लीडरशिप के साथ। कुलदीप जी, क्या सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार करने की अब जरूरत है? देखिए, कांग्रेस में मैं 3rd जनरेशन कांग्रेसमैन हूं और कांग्रेस में क्रॉपिंग पैटर्न चलता था जी। NSCI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी और उनसे लीडरशिप निकल के आती थी। अगर आप नजर डालें, चाहे वीरेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस से आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस से आए, कितने ऐसे लोग हैं, निर्मल सिंह हैं, खुद शमशेर गोगी हैं जिनके बयान आप रोज पढ़ते हैं। देश के नेतृत्व पर नजर डाली जाए, सभी लोग यूथ कांग्रेस की लीडरशिप से निकले थे। अहमद पटेल थे, गुलाम नबी थे, या कोई भी लोग थे। एक फ्यूचर क्रॉप आपको आज लगानी पड़ती है, क्रॉपिंग पैटर्न पे जाना पड़ता है। बीजेपी इसी प्रकार से करती रही है। विद्यार्थी परिषद और फिर मेन ऑर्गेनाइजेशन में यूथ मोर्चा, किसान मोर्चा और अनेक मोर्चे लगा। तो हमें फ्यूचर लीडरशिप तैयार करनी चाहिए। नए लोगों के कंधों पर भार डालना चाहिए, जो लीडरशिप आप आजमा चुके हैं, देख लिया, बहुत टाइम दिया गया है हमको। दे शुड मेक रूम फॉर यंगर पीपल। आई एम रेडी टू डू इट। आई एम नॉट सो ओल्ड। लेकिन अगर मुझे कहा जाए that I should make room for younger people, yes, I will. हमें युवा पीढ़ी को आगे निकालना पड़ेगा। 65% से ज्यादा मतदाता युवा है, उनको सहयोग लेना पड़ेगा। हम थकी हुई लीडरशिप से काम नहीं चला सकते। हमें यूथफुल लीडरशिप के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भरी सर्दी में वो टी शर्ट में घूमे, एक प्रेरणा मिली और उसका रिजल्ट लोकसभा में आपको देखने को मिला। हम 100 सीट के नजदीक पहुंचे, सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ तो 235 आए। बिल्कुल संभावनाएं राजनीति में बनी रहती हैं। आज हम हारे हैं, कल हम जीत भी सकते हैं और जीतेंगे, लेकिन इसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए,
समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, वो कहां से लाओगे? त्यागने को तो कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, बड़ी अभी तक इंपॉर्टेंट लोग बात कुर्सियों से आपने चिपके कही। बैठे हैं, अभी तक लोग कुर्सियों से इस तरह चिपके बैठे हैं। अरे कोई रिजल्ट तुम्हारे रहते नहीं आया, आपने औरों को कहो भी काम करें। बिल्कुल, अगर लोगों को बड़ी दिख रहा है। इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कुलदीप जी कि लोग अभी भी कुर्सियों के साथ चिपके बैठे हैं, उन्हें भी साल के साथ कुर्सियों को अलविदा कहना बेहद जरूरी है। बेहद शुक्रिया कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, और आपको नए साल की मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सुरेंद्र भाटिया जी, इशारों में कुलदीप शर्मा जी ने बहुत कुछ कहा कि बिल्कुल। अभी भी लोग कुर्सियों के साथ चिपके बैठे हैं। साल तो गुजर रहा है, अब इस गुजरते साल के साथ कुछ अकाउंटेबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुर्सियों को तो अलविदा कह दीजिए, पर लग नहीं रहा ऐसा। सुरेंद्र भाटिया जी। नवजोत जी बहुत कुछ वो कह गए, और उनका इशारा उन्हीं तरफ है जो चिपके बैठे हैं कुर्सियों की। और वो बिल्कुल। अगर और दूसरी लाइन को, अगर कांग्रेस पार्टी दूसरी लाइन को नहीं लेके आएगी, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, वो दूसरी लाइन को आगे बढ़ाते हैं और उसके रिजल्ट भी निकल रहे हैं। यहाँ मेरा ऐसा लगता है, कुलदीप जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन हुड्डा साहब की तरफ इशारा है उनका। बिल्कुल। हालांकि वो हुड्डा साहब के दोस्त भी हैं, और उन्हें हुड्डा साहब को आगे बढ़ के आना चाहिए और नई लीडरशिप को नए साल में आगे लाना चाहिए। शायद ये समस्या का हल अपने आप हो जाएगा अगर ऐसा हुड्डा साहब पहल करते हैं तो। जी अच्छा, भाटिया जी बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को कहां देख रहे हैं अब आप? क्योंकि 2024 में भव्य बिश्नोई भी हार गए, उन्हें भी एमपी का टिकट नहीं मिला, काफी धक्का लगा और एक गढ़ टूटा आदमपुर से। आगे 2025 में कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को कहां देखते हैं? बहुत ही संक्षेप में, जल्दी से। देखो नवजोत जी, कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीति भी हुड्डा साहब के ऊपर दिखाई देती है। अगर हुड्डा साहब ने अलविदा कह दिया तो वो घर वापसी कर सकते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। ओके, मतलब कि उनकी राजनीति का जो पहिया है वो भी उतरा हुआ ही लग रहा है, अब वो कहीं और मूव ऑन हो सकते हैं, आपका ये कहना है? ठीक है। बिल्कुल। अशोक तंवर, जिन्होंने इतने दल बदले और लास्ट में फिर से जिस तरह से 2024 के चुनाव में हमने उन्हें एक स्टेज से दूसरे स्टेज का सफर तय करते हुए देखा, क्या देखते हैं 2025 में आगे उनका करियर कहां देख रहे हैं आप राजनीति का? देखो, वो हरियाणा में मैं कम से कम नहीं देखता। मेरे मित्र भी हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मैंने उनको पहले भी कहा था, दिल्ली की राजनीति उनके लिए अभी भी ओपन है। वो झज्जर के मूल निवासी हैं और दिल्ली में राजनीति उन्होंने की है, स्टूडेंट लाइफ में यानी की कि है। हरियाणा में उन्हें अभी आप कहीं नहीं देख रहे हैं स्टेट की राजनीति में? बिल्कुल, मैं कहीं नहीं देखता। कुमारी शैलजा। नवजोत जी, कुमारी शैलजा अगर कांग्रेस चाहे तो वो भविष्य की नेता बन सकती हैं, उनकी आयु उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा कि उन्हें एक बिरादरी, एक क्षेत्र से बाहर निकलना है, एक नेता से बाहर निकलना है। ठीक है, लेकिन उनको सबको साथ लेके चलना होगा। वो भविष्य की कांग्रेस की नेता हो सकती हैं, लेकिन उन्हें भी अपने रवैये को बदलने की जरूरत होगी, अप्रोच। बिल्कुल। जजपा। मैं कम से कम अगले 10 सालों तक जजपा जेजेपी की अगले 10 वर्षों तक उनको मेहनत करनी होगी। कम से कम 2029 उनके लिए अभी भी दूर है। और चौटाला साहब के जाने के बाद अभी ये भी विचार चल रहा है क्या परिवार एकजुट होता है। हालांकि संभावनाएं उसकी बहुत कम है। अगर परिवार एकजुट होता है तो एक तीसरी शक्ति के रूप में इनेलो और जजपा अगर इकट्ठे होते हैं तो उभरेंगे। ठीक है। जजपा दुष्यंत चौटाला को 10 साल मेहनत करनी हो। जी अच्छा, चौधरी वीरेंद्र के परिवार की राजनीति को आप कहां बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बृजेंद्र सिंह भी हार गए और दूसरी तरफ कैप्टन अजय यादव, सालों बाद उनका भी गढ़ टूटा। इन लोगों को कहां देख रहे हैं अब आगे आप? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बजेंद्र सिंह निश्चित रूप में कांग्रेस में ही अपनी राजनीति तलाशेंगे। वो भी देखो, क्योंकि बड़े एजुकेटेड हैं
कमिश्नर रिटायर हुए हैं और वो दुर्भाग्य से 32 वोटों से हार गए। अगर वो कांग्रेस पार्टी में ही मैं उनको देखता हूं और भविष्य के जो बड़े कांग्रेस के नेताओं में अभी उनकी आयु भी उनका साथ देती है, तो भविष्य के मैं 2-3 जो बड़े नेता हैं, अगर कुमारी शैलजा और ये बजिंदर सिंह और भविष्य में रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, मैं इनको भविष्य के बड़े नेता देख रहा हूं। अगर ये एकजुट होते हैं तो चौधरी बजिंदर सिंह भी हरियाणा का भविष्य बन सकते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया सुरेंद्र भाटिया जी अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो 2024 साल गुजर रहा है और नए साल का आगाज हो रहा है। उम्मीद है ये नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए। बात राजनीति की नहीं है, बात हरियाणा स्टेट की है, हरियाणा राज्य की है और हरियाणा के जनता की है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, नए साल के जश्न में इतना ना डूबें कि आप अपने आप को किसी भी खतरे में डालें। तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर MH1 की पूरी टीम से आप सभी को लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।